दुनिया इतनी ज़्यादा आगे निकल चुकी है कि चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा अर्थ पर ही एक आर्टिफिशियल मून को डेवलप किया गया है और इस आर्टिफिशियल मून को डेवलप करने के पीछे रीज़न है चाइनीज साइंटिस्ट को या दुनिया के जो भी साइंटिस्ट हैं मून के बारे में स्टडी करना चाहते हैं उनको अर्थ पर ही मून जैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना, जिसके लिए चाइनीज साइंटिस्ट ने मून के एटमॉस्फेयर को अर्थ पर ही रेप्लिकेट किया है। इसीलिए इस मून को आर्टिफिशियल मून कह रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो हमारा एक्चुअल मून है इसकी डिस्कवरी कब हुई है और इसे हम लोग कब से अपना सैटेलाइट मान रहे हैं? आइए जानने व समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। ये बता पाना बिल्कुल आसान नहीं है कि हमारे मून को किसने डिस्कवर किया है, कारण क्योंकि मून हमेशा से ही हमारी आंखों के सामने है और हम किसकी बात का यकीन कर लें कि मून उसने ही सबसे पहले देखा है। इसीलिए मून की डिस्कवरी से रिलेटेड हमारे पास कोई भी ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन मून के बारे में अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। फिनलैंड की माइथोलॉजी में मून की ओरिजिन को कुछ इस प्रकार बताया है कि वहां पर हवा की एक बेटी है जिसका नाम है इल्मटार, और इल्मटार अपनी गोद में बतख को अंडे देने की परमिशन देती है। लेकिन जो बतख अंडे देती है उसके अंडे जमीन पर गिरकर फूट जाते हैं। अंडे फूटने की वजह से जो अंडे का सफ़ेद पार्ट रहता है, जिसे हम लोग व्हाइट पार्ट के नाम से भी जानते हैं, वो बिखर जाता है, तो उससे बनता है मून। और जो अंडे का योक होता है, जिसे हम लोग येलो पार्ट के नाम से जानते हैं, उससे बनता है सन। और अंडे के छिलके के जो टुकड़े हो जाते हैं उससे बनते हैं हमारे स्टार्स। तो फिनलैंड की स्टोरी या फिनलैंड की मैथोलॉजी में किस प्रकार से मून की ओरिजिन बताई गई है, आप देखकर या सुनकर समझ ही सकते हैं कि ये स्टोरी कितनी फनी हो सकती है हमारे लिए। लेकिन फिनलैंड के लोग इसको फॉलो भी करते हैं। सर्बिया में भी मून से जुड़ी हुई एक माइथोलॉजिकल स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस स्टोरी में एक भेड़िया एक लोमड़ी को खाना चाहता है। जैसे कि पूरी दुनिया जानती है लोमड़ी एक काफ़ी ज़्यादा चालाक जीव है, तो लोमड़ी क्या करती है, उस भेड़िया को मून के रिफ्लेक्शन को बताती है कि ये एक पनीर का टुकड़ा है जो एक पानी के तालाब में तैर रहा है। भेड़िया लोमड़ी की इस बात से कन्विंस होकर मून के रिफ्लेक्शन को पानी में पनीर का टुकड़ा तैरते हुए समझकर खाने के लिए कूद जाता है और लोमड़ी बच जाती है। मून से जुड़ी हुई ये कहानी सर्बिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हिंदू माइथोलॉजी में मून का ही दूसरा नाम चंद्र बताया जाता है, जिसे हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन चंद्र का ही एक और नाम बताया जाता है जिसे हम लोग सोम नाम से जानते हैं। सोम एक हिंदू गॉड है जो कि रात, प्लांट और वेजिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। रही मून से जुड़ी हुई माइथोलॉजिकल स्टोरी। अगर हम इन स्टोरीज को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो एक काफ़ी बड़ा वीडियो बनाया जा सकता है या एक नोवेल लिखा जा सकता है। अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करें मून को हमारी हिस्ट्री में कब से साइंटिफिक तौर से जाना जाता है, तो इसके बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताने की कोशिश की। 1600 के करीब गैलीलियो ने हमें बताया है कि मून की सरफेस स्मूथ सरफेस ना होकर के एक रफ सरफेस है, और ये सब हमें एक उन्होंने स्पाई ग्लास के थ्रू बताया है। स्पाई ग्लास क्या होता है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्पाई ग्लास एक कोलैप्सिबल टेलीस्कोप होता है जो उस समय पर ज़्यादातर शिप के द्वारा यूज किया जाता था, और इसी को सन 1609 में गैलीलियो के द्वारा इम्प्रूव करके पहला टेलीस्कोप बनाया गया था। और इसके द्वारा उन्होंने बताया कि मून पर माउंटेन्स और गड्ढे भी हैं, जिससे ये प्रूव हुआ कि मून की सरफेस स्मूथ ना होकर उस पर काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स और काफ़ी ज़्यादा गड्ढे भी हैं। और कुछ ही दिनों में जुपिटर और उसके मून की भी डिस्कवरी गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप की हेल्प से की। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप की हेल्प से मून के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद से मून की ओरिजिन से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज थी उनमें से आधी से ज़्यादा सिर्फ माइथोलॉजिकल स्टोरीज ही बनकर रह गईं। 17वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट के द्वारा मून का पहला मैप बनाया गया, और इसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये मैप और भी बेटर होते चले गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंसानों ने सबसे ज़्यादा मून के बारे में स्टडी की, क्योंकि स्पेस के नाम पर इंसानों के पास सबसे ज़्यादा मून ही उपलब्ध था। और फिर धीरे धीरे इंसानों ने अपने कदम स्पेस की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश की, और सन 1961 में सोवियत की तरफ से आने वाले यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। जब सोवियत की तरफ से अंतरिक्ष में पहला इंसान भेज दिया गया, उसी समय पर सोवियत और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर भी चल रहा था, और अमेरिका और सोवियत आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। और इसी होड़ के बीच में अमेरिका ने यह फैसला किया कि वो चंद्रमा पर पहला व्यक्ति भेजेगा, जिसकी घोषणा उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा की गई कि अमेरिका सबसे पहला मून पर इंसान भेजेगा और उस इंसान को अर्थ पर वापस भी लाएगा। और अमेरिका ने ऐसा किया भी। अमेरिका के द्वारा अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें इंसान पहली बार अर्थ से मून पर भेजे गए, और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने मून की सरफेस पर कदम रखा। अपोलो 11 की कामयाबी के बाद से अमेरिका का दुनिया में अलग ही नाम हो गया, और नासा दुनिया की सबसे फेमस स्पेस एजेंसी के नाम से जानी जाने लगी।
लेकिन आपको पता होना चाहिए अमेरिका को ये कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं हुई है। अमेरिका ने अपोलो 11 के थ्रू इंसान को मून पर भेजा। अपोलो 1 से लेकर 10 तक तो बस मून पर जाने की प्रोसेस में था। तो आपको पता होना चाहिए अपोलो 1 to 10 एक प्रोसेस था, लेकिन अपोलो 11 एक रिजल्ट था जो दुनिया में नासा को सबसे ऊपर ले गया। कैसा लगा आपको ये जानकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए।